नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पॉइंट हरिद्वार में। आज हम पॉलिटी के एमसीक्यू के 6th वीडियो करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट है, उसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट किसका है। तो पहला जो है, देखिए कह रहा है कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मूल अधिकारों के संदर्भ में ये बात कही है कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। उन्होंने बताया कि मूल अधिकार क्या है, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है और विश्व के साथ सभी विश्व के साथ किया गया क्या है, एक समझौता है। तो ये किसने कहा है? डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली ने कहा है। आप याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, कौन सा ऐसा विधेयक है जो राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो राज्यसभा में प्रस्तावित कौन सा नहीं किया जा सकता? तो वो है आपका मनी बिल। राज्यसभा में पहली बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। देखिए, बाकी के जितने ऑप्शन है, जैसे साधारण विधेयक हो गया, वित्त विधेयक यानी कि फाइनेंस बिल, ठीक है, और राज्य पुनर्गठन विधेयक, ये तीनों जो है या तो राज्यसभा या लोकसभा, ठीक है, कहीं भी किया जा सकते थे, लेकिन पहली बार जो है राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। कौन सा? धन विधेयक। ये केवल कहां किया जा सकता है? लोकसभा में ही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। ठीक है, कौन सा कथन इनमें सत्य है? देखिएगा, पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में प्रथम सत्र और प्रत्येक सत्र के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति जो हैं, जैसे ही कोई नई लोकसभा चुन के आएगी तो उसका जो पहला सत्र होगा उसको संबोधित करेंगे। ठीक है, और जब प्रत्येक सत्र होगा यानी कि फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका जो पहला सेशन होता है तो उसको भी संबोधित करने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये अनुच्छेद है आपका 87। फिर उसके बाद में आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करते हैं। वो बताते हैं कि संसद को किस वजह से आह्वान किया गया है, यानी कि समनिंग इसको बोलते हैं, बुलाया गया है। आह्वान का मतलब ये। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। पहला और दूसरा दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा यहां सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार लोकायुक्त कार्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र। तो इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला, और 1971 महाराष्ट्र यहां लगाएंगे, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं, यानी कि विदेशियों को नहीं मिलता। ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीयों को मिलता है? तो देखिए, ऐसे मौलिक अधिकार कौन से हैं? 15, 16, 19, 29, ठीक है, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, ये 5 आपके मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल किनको मिलते हैं? भारतीयों को मिलते हैं, विदेशी नागरिकों को ये अधिकार नहीं मिलते। तो इनमें से आप अगर देखेंगे कि कौन सा ऐसा है जो 15, 16, 19, 29 में से हो, इनमें से देखिएगा, विधि के समक्ष ये आपका 14th है। ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण ये आपका 21 है। ठीक है, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी ये आपका 19 है, और यहाँ धर्म की स्वतंत्रता, धर्माचरण की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 इसको क्लियर कर रहा है। तो देखिएगा, अगर आप अनुच्छेद देखेंगे तो यहाँ मैंने जो बताया आपको कि कौन सा केवल भारतीयों को है, तो आप देखेंगे अनुच्छेद यहाँ ऑप्शन में आ रहा है केवल 19। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 ये वो अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? 3 में है। ये कहां से कहां तक है? 12 से लेके आपके 35 तक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बोला गया है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 आपका जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी को क्या बोला गया है? संविधान की आत्मा बोला है। तो देखिएगा यहाँ 6th क्वेश्चन कि पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मुझे इतना बताना है। तो देखिएगा, 50% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। देखिएगा, आपका 243 का जो डी है, क्लॉज डी, उसमें आरक्षण की बात की गई है। ठीक है,
पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो आप याद रखिएगा 243 का डी में है। जितनी भी जैसे मान लीजिए जो भी कैटेगरी है, ठीक है, जैसे जनरल है, ठीक है, ओबीसी है, ठीक है, एससी है और एसटी है, तो इनको इनकी जनसंख्या के अनुपात में जो है आरक्षण मिलता है। लेकिन महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है तो वो कितना दिया जाता है? 1/3 आरक्षण दिया जाता है। पंचायतों में कितना आरक्षण दिया जाता है? 1/3 दिया जाता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं, वर्तमान समय में कुछ राज्य ऐसे हैं, खास तौर से हिमालयी राज्य, जो महिलाओं को कितना आरक्षण देते हैं? आपका 50% जो है आरक्षण देते हैं। हमारा राज्य यानी कि उत्तराखंड कितने प्रतिशत आरक्षण देता है? आपके 50% देता है। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन जो है वो क्या हुआ? गलत हुआ। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं। तो सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, सभी वयस्क। याद रखिएगा जहां वयस्क आ रहा है ये ग्राम सभा में आते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत समिति होती है। देखिए मध्यवर्ती स्तर, देखिए गांव के 3 स्तर हैं, ठीक है, वो सॉरी पंचायत के 3 स्तर हैं, जिला, ब्लॉक यानी कि खंड, ठीक है, और तीसरा क्या है आपका? ग्राम, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक है यही क्या होती है? आपकी पंचायत समिति रहती है, जो क्या है? एक मध्यवर्ती स्तर है, ठीक है। तो यहाँ ये वाला भी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा दूसरा भी सही है, पहला सही है और सॉरी पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो पहले गलत को छोड़ के दूसरा और तीसरा सही है, और मुझे क्योंकि आंसर क्या बताना है, कौन सा सही है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा और बी ऑप्शन यहाँ हम लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखिएगा 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची कई बार पेपर में आती रहती हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये कितने विषय हैं इसमें? देखिएगा ये 29 विषय हैं और ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत को कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो 29 विषय हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके नगर पंचायत, ठीक है, नगर पालिका, नगर पंचायत में कितने अधिकार हैं, कितने विषयों पर कानून बना सकते हैं? तो याद रखिएगा 18 विषयों पर कानून बना सकते हैं। जो ग्राम पंचायत है वो 11वीं अनुसूची में है। और आप देखिएगा ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो आप देखेंगे कि ये दिया गया आपका 1992 में, ठीक है। और कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? आपका 73वां संविधान संशोधन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 संविधान संशोधन 1992 एक्ट, क्योंकि 1992 में आया था, लागू 93 में हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये भी सेम ईयर है तो आप इसको याद रख सकते हैं। बस यहाँ कौन सा हो जाएगा? आपका 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, ठीक है, हम याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत, 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित है, ठीक है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि कितने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। कौन सा संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक मान्यता मिली? तो ग्राम पंचायतों को जो दी गई वो 73वां संविधान संशोधन द्वारा, और जो शहरी हैं यानी कि नगर पंचायत हैं उनको दी गई 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो आया था 1992 में और लागू हुआ 1993 में, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा आप इसको सही से समझने का प्रयास कीजिएगा। कि देखिए ये क्वेश्चन है आपका प्रस्तावना से, प्रीएम्बल में दिया गया है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे न्याय, तो आपने देखा है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक, ठीक है। ये 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था है। तो न्याय कितने हो गए आपके? 3 हो गए। स्वतंत्रता, तो आपने देखा विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, धर्म, है ना, इन सब की जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की दी गई है? 5 प्रकार की दी गई है, ठीक है। समानता, तो समानता जो है, समानता या समता, अगर हम समता की बात करें तो प्रतिष्ठा और अवसरों की समता, ठीक है, ठीक है। अवसर और प्रतिष्ठा, ये 2 प्रकार की क्या दी गई है आपको? समानता दी गई। और भ्रातृत्व जो है वो एक ही प्रकार है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया? तो आपने देखा 3, 5, 2, 1, ये हो गया 3, 5, 2, 1, आंसर है आपका ये, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने प्रकार के, ऐसे भी एक क्वेश्चन भी पूछ सकता था वो, तो वो पूछ सकता था कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है या कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो आप बता देते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि 3 प्रकार के न्याय का जो है उल्लेख किया गया है, ठीक है। यहाँ लेकिन क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा लंबा बनाया और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी? तो देखिएगा ये आंसर रहेगा आपका ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में जो है आपकी
पहली संसदात्मक सरकार जो है वो प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आपको पता चला अनुच्छेद जो है वो 51 से, है ना, 36 से 51 तक है। 36 से 51 तक आपके क्या है, राजनीतिक डीपीएसपी हैं। और आप देखेंगे कि कितने भागों में अगर सरल तरीके से बांटा गया है तो ये है समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी, यानी कि 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहां हम 11th क्वेश्चन का लगाएंगे। ठीक है, अब 12th क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अनन्य का मतलब होता है यूनिक, केवल राज्यसभा का अधिकार, केवल राज्यसभा का अधिकार। तो देखिएगा, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना गलत है। राष्ट्रपति को अपदस्थ करने के लिए जो है आपने देखा होगा अनुच्छेद 61 की बात हो रही है, महाभियोग उसे बोलते हैं। तो लोकसभा राज्यसभा इसमें दोनों भाग लेते हैं, तो यहाँ इसका मतलब गलत हो गया, ये तो गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आप देखिएगा, दूसरा ऑप्शन वो कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए, बिल्कुल ये भी गलत है। यहां भी दोनों जो है राज्यसभा लोकसभा ये भी दोनों भाग लेते हैं इसमें। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन, ये इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सही है। अगर किसी नई अखिल भारतीय, ठीक है, नई अखिल भारतीय जो सेवा है, सर्विसेज है, तो उनको अगर सृजन करना है, उनको बनाना है, कोई अखिल भारतीय सेवा को बनाना है, तो क्या होगा, उसके लिए कोई कानून बना है या उसको नया बनाना है, तो क्या होगा, उसमें राज्यसभा का अधिकार रहेगा। केवल राज्यसभा क्या कर सकती है, उससे संबंधित विषयों पर कानून बना सकती है या उसका निर्माण कर सकती है। तो याद रखिएगा, ये विशेष बहुमत से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, राज्यसभा में विशेष बहुमत द्वारा क्या किया जा सकता है, विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आपको पता चला ये सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिएगा 13 क्वेश्चन, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना है। तो लोकसभा में हमें बताना है केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं या केंद्र शासित क्षेत्र जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व कितना है। तो लोकसभा में कितना है आपका, 20 है। मैंने कई बार आप लोगों को समझाया है, 550 टोटल सीटें हैं। ठीक है, और उनमें राज्य में कितनी है, 530। कितनी है, 530। 550 में से आप देखेंगे 530 किसका है, राज्यों के पास है, और 20 जो है वो यूटीज के पास चली जाती हैं। किसके पास चली जाती हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के पास चली जाती हैं। तो ये हो गया आपके स्टेट के पास, राज्यों के पास, और बाकी की जो 20 हो गई। तो हमें इसका हिसाब से आंसर जो देना है वो कितना है, 20। ठीक है, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग, सबसे पहले तो देखिएगा सरकारिया आयोग, इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसका गठन किया गया था, स्थापना क्या, 9 जून। ठीक है, 9 जून 1983 को इसकी स्थापना हुई और 87 में इसने जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है राजस्व का वितरण। ठीक है, दूसरा है राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, तीसरा है संसद की सदस्यता, और चौथा है केंद्र राज्य संबंध। तो आंसर होगा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के संबंध, केंद्र राज्य के बीच में संबंध है, उसको उसके लिए जो है सरकारी आयोग ने अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। देखिएगा, ग्राम पंचायतों द्वारा अभी मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया था, 11वीं अनुसूची में है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन है। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं जिन पर ग्राम पंचायत कानून बना सकती है। तो आप देखेंगे तो ये आंसर रहेगा स्थानीय मेलों पर कर। तो आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायत जो है, जब गांव के आसपास मेले लगते हैं, उस गांव के क्षेत्र में मेले लगते हैं, तो कई प्रकार पर्ची काटी जाती है ना, तो वो कर लगाने वाला ही है एक सिस्टम, एक तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ये 6 वीडियो थी, जल्दी हम नई वीडियो लेकर आएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो